मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए, अब डिस्क्रिप्टिव सवालों का क्या। सो हेलो एवरीबॉडी, देव शाह दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन। आज सीए इंटर जैन 25 एफएम की आरटीपी के हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं सॉल्व। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, बढ़िया तरीके से शुरुआत करते हैं भाई। पिछले सेशन की तरह अगर आपने देखा हो तो इस सेशन को भी आपको एंड तक देखना है, एंड अगर आपने एमसीक्यू वाला सेशन नहीं देखा है तो इस सेशन के बाद तुरंत वो सेशन देखना। उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे, है ना। सो आई ट्राई कि भैया ये वीडियो उससे भी बढ़िया हो, है ना। एंड तक देखना भाई, तभी पूरा मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, शुरू करते हैं आज के हमारे इस बढ़िया बढ़िया सेशन की। आ जाओ। तो जो सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव सवाल इंस्टीट्यूट ने आपको पूछा है, दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग रेशियो एनालिसिस। ट्रस्ट मी, ये इतना बढ़िया सवाल है ना, मैं तो आपको बोलूंगा भाई एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करके जाओ। ये सवाल में वो दम है। इस बार इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, आओ इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। आ जाओ। वर्धमान लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो आप देखो बहुत सारी चीजें दी हुई है, करंट रेशियो, लोन फंड्स टू ओड फंड्स रेशियो। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है लोन फंड्स टू ओड फंड्स रेशियो मतलब क्या होता है? इट इज, कैन आई से, माई डेट टू इक्विटी रेशियो। फिर जीपी रेशियो दिया हुआ है, स्टॉक टर्नओवर है, नेट वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन प्री टैक्स एसेट्स, एमपीएस, टोटल एसेट टर्नओवर, ओपनिंग स्टॉक, बहुत सारी चीजें दी हुई है ना। और आप देखो एंड में एक इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि टैक्स रेट कितना आएगा, 25%। ये 5 रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। तो भाई इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन से जस्ट लाइक एवरी टाइम मैं गेस थ्रू नहीं करवाऊंगा, अपने खुद के एकदम सिंप्लीफाइड एंड हैंड रिटन सोल्यूशंस आपके लिए लाया हूं, ठीक है। इसका पीडीएफ जैसे ये आरटीपी सॉल्व करके कंप्लीट होती है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा। तो भाई टेलीग्राम ग्रुप नहीं जोड़ा है तो वहां पे जुड़ जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्विक रेशियो के बारे में हम बात करते हैं। क्विक रेशियो पता है क्या होता है? इट इज नथिंग बट क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और क्विक एसेट्स पता है कैसे निकलता है? आप आपके करंट एसेट्स में से आपकी इन्वेंट्री को जब माइनस करते हैं, एंड माइंड कौन सी इन्वेंट्री? आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपके करंट एसेट्स में से जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जिसको आप क्लोजिंग स्टॉक बोलते हो, वो माइनस करते हो और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, तो आपको मिलता है आपका क्विक एसेट्स। बढ़िया। और उसको हम डिवाइड करेंगे हमारी करंट लाइबिलिटीज के साथ। तो हम क्या करेंगे पता है? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है ना, सबसे पहले हम क्विक एसेट्स निकालेंगे। क्विक एसेट्स के लिए हमको पहले करंट एसेट्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा। सारा कैलकुलेशन इसी में है, ठीक है। एंड आपके लिए खुशखबरी है, इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस है ही नहीं। एक कैलकुलेशन बच गया भाई, एक कैलकुलेशन। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री करोगे तो तुरंत आपका क्विक एसेट्स इस केस में आ जाएगा। आ जाओ बॉस, करवा दूंगा। हाँ, अब सबसे पहले हम हमारे करंट एसेट्स को निकालने का ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन में ना जैसे जैसे हम एक एक इन्फॉर्मेशन को यूज करते जाते हैं ना, मैं टिक मारता जाऊंगा, तो एंड में पता चलेगा कुछ इन्फॉर्मेशन बची तो नहीं है अपने पास। तो सबसे पहले मुझे करंट एसेट्स को कैलकुलेट करना है ना, मुझे 2 चीज़ें चाहिए जो इस क्वेश्चन में मौजूद है। एक है मेरा करंट रेशियो और एक है मेरा नेट वर्किंग कैपिटल। समझना कैसे निकलेगा करंट एसेट इससे। तो करंट रेशियो 3:1 है, नेट वर्किंग कैपिटल मेरे पास 5 लाख है। अब समझना करंट रेशियो पता है क्या होता है? इट इज माई करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। मतलब देखो अगर इसको मैं लिखने जाऊँ तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज 3:1। मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू करंट लाइबिलिटीज। हाँ जी। अब अगर मैं करंट लाइबिलिटीज को x मानता हूँ तो करंट एसेट्स ऑटोमेटिकली करंट लाइबिलिटीज का 3 मतलब 3x हो जाएगा। हाँ जी। अब समझने का ट्राई करना, हमारा जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो कैसे निकलेगा। हमारा जो नेट वर्किंग कैपिटल है ना, इट इज करंट एसेट्स माइनस अपनी करंट लाइबिलिटीज। ये तो हम सभी जानते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब समझना, हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हमने जो अज्यूम किया हुआ है x और 3x, वो अपने पास यहां पर है। और नेट वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन ने हमको दिया हुआ है 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए। तो नेट वर्किंग कैपिटल 5 लाख मैं यहां पे लिख लेता हूं,
करंट एसेट्स की मेरी वैल्यू है 3x, तो उसको यहां पे लिख लेता हूं, एंड करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू है यहां पर x, तो उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये मेरा 2x बन जाएगा यहां पर, ये 5 लाख। और देखो हमने x करंट लाइबिलिटीज को माना है ना, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपकी करंट लाइबिलिटीज निकल के आएगी 2.5 लाख। तो कहना से हमारा डिनोमिनेटर जो हमको यहां पे चाहिए था वो इधर ही निकल गया, तो करंट लाइबिलिटीज तो अपनी 2,50,000 यहां पे निकल गई। समझ में आया? अब बढ़ते हैं हमारे करंट एसेट के कैलकुलेशन की ओर। सिंपल सी बात है ना, करंट एसेट इज 3 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज, ये हमारे करंट रेशियो से आया था। तो करंट लाइबिलिटीज 2.5 लाख है, तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो अपना करंट एसेट कितना, 7.5 लाख। तो भाई करंट एसेट मतलब अपनी जो ये वाली वैल्यू है ना, ये अपनी यहां पर आ गई है 7.5 लाख। अब हम ढूंढने जाते हैं हमारी नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री। समझना ये कैसे निकलेगा। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, ऐसे ही नहीं निकलेगा, मेरे को कुछ और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी। पता है कौन सी? मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और मेरे को मेरा टोटल असेट टर्नओवर रेशियो यूज करना पड़ेगा, और मेरे को फिक्स्ड एसेट वाला जो दिया हुआ है वो यूज करना पड़ेगा। अब समझना कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमको इन दी एंड चाहिए क्या, हमको इन्वेंट्री चाहिए, बराबर, इन्वेंट्री चाहिए, यस। अब इन्वेंट्री निकालने के लिए ना एक और चीज हमें पहले निकालनी पड़ेगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमारा पहला टारगेट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पता है क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अपने को एक और चीज दी हुई है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये रहा। एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है क्या होता है? इट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे, बाकी एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एंड उसमें भी अपने को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम डालेंगे यहाँ पे, फिर ओपनिंग इन्वेंट्री डालेंगे यहाँ पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को x मान लेंगे डिवाइडेड बाय 2, और फिर जो यहाँ पर आएगा ना अपना एसेट टर्नओवर स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10, तो वो पूरा एडजस्ट करके निकालेंगे। डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझा है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले फोकस करने का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने पे। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना इंस्टीट्यूट ने पूरा इक्वेशन अप्रोच से सॉल्व किया है, तो वो तुम्हें इतनी आसानी से इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन समझेगा नहीं। तो मैंने क्या किया है पता है? एक मस्त तुमने जो बचपन से देखा है ट्रेडिंग अकाउंट, वो बना दिया भाई। अब ट्रेडिंग अकाउंट में पता है ना क्या क्या चीज़ें आती है? एक तुम्हारा सेल्स आता है, एक तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है, और एक तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? अरे बचपन में याद है, ओपनिंग स्टॉक दिखाते थे, परचेजेस दिखाते थे, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक दिखाते थे, परचेजेस दिखाते थे, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते थे, बराबर। ये तीनों का मिश्रण तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भूल जाओ, बाकी सेल्स दिखाते थे, जीपी दिखाते थे, इतनी आइटम्स होती थी ना तुम्हारी ट्रेडिंग अकाउंट में, यस। तो अब मैं सिर्फ ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे सीओजीएस लिखता हूँ, सेल्स लिखता हूँ और जीपी लिखता हूँ। अभी फिगर्स भूल जाओ, पहले ना क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में वो तुमको समझ में आया? हाँ जी। अब समझो, मेरे क्वेश्चन में मेरे को जीपी मार्जिन दिया है 14,06,000, जीपी मार्जिन बोला है इट इज 25%, और क्वेश्चन में तुम देखोगे ना सेल्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट मेरे को क्वेश्चन में एक और चीज बोला है कि मेरा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम्स है। और पता है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इट इज माई टोटल एसेट्स जो डिनोमिनेटर में जाएगा और न्यूमरेटर में आएगा मेरा टर्नओवर। तो अब समझना, करंट एसेट्स तो हमने अभी जस्ट निकाला ना 7.5 लाख, यहाँ पे करंट एसेट्स हमने अभी 7.5 लाख रुपए यहाँ पे निकाला, किधर गया? हाँ, ये रहा। इसी के अलावा तुम्हारा जो फिक्स्ड एसेट्स है ना, वो तुमको क्वेश्चन ने दे दिया है, किधर है फिक्स्ड एसेट तुम्हारा? ये रहा, 15 लाख, बराबर। तो 7.5 लाख अपन ने निकाला, 15 लाख इधर है, तो मेरे पास टोटल एसेट आ गया 22,50,000। अब टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट्स मेरे को पता है इट इज 2.5, जिसमें से टोटल एसेट्स मैंने अभी 22.5 लाख निकाला। तो इस रेशियो में अगर मेरे पास 3 में से 2 चीज़ें हैं, तो कहने से ये टर्नओवर को x मान लो डिवाइडेड बाय 22.5 लाख इज इक्वल्स टू 2.5, और ये 22.5 लाख इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनली मेरा जो बैलेंसिंग फिगर टर्नओवर है वो कितना आ गया? 56,25,000। तो वो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देता हूँ। अब एक और चीज, मुझे बोला गया है कि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है? 25%। तो उसका सेल्स का 25% ये आ गया, एंड बैलेंसिंग फिगर जो 75% है मेरा सीओजीएस निकल के आ जाता है 42,18,750। ठीक है, आई होप आपको समझाए। सी वी आर मेंटेनिंग द पेस ऑल्सो, है ना। आते हैं, अब सीओजीएस निकल के आ गया। अब सीओजीएस निकल के आ गया, अब समझना मैंने क्या बोला था कि मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे स्टॉक टर्नओवर रेशियो से निकलेगा फाइनली।
जिसके लिए मेरे को एक वैल्यू COGS चाहिए था, जो मैंने अभी निकाला 42,18,750। इसी के अलावा तुम क्वेश्चन में झांक के देखोगे ना, तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 6,50,500 एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, बराबर। तो COGS अपन ने इधर इधर कैलकुलेट किया, ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन ने दे दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी क्वेश्चन ने दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक अपने को नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2। तो देखो सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अपने को बाकी है। और फाइनली जब मैं इस फॉर्मूला में ये सारी चीजें करता हूँ, ये मैथ्स लगाया मैंने, ठीक है, और कुछ नहीं किया है, तो ये सारी चीजें जब तुम करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक 1,93,250 आएगा। मैं तुमको रिमाइंड करा दूं कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे। हम निकाल रहे हैं हमारा क्विक रेशियो, जिसमें हम लोग हमारे क्विक एसेट्स निकाल रहे हैं, जिसके लिए हमने करंट एसेट निकाला, और अभी ये COGS के रूट के थ्रू हमने पूरा क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाला 193,250 एंड फाइनली अब ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी। तो अब देखो मेरे फाइनली क्विक एसेट्स कितने बने। मैंने बोला था ना कि इस क्वेश्चन में तुम्हारे लिए खुशखबरी है, प्रीपेड एक्सपेंस एग्जिस्ट नहीं करते, तो करंट एसेट में से क्लोजिंग स्टॉक उड़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा क्विक एसेट आ जाएगा। तो करंट एसेट हमने 7.5 लाख निकाला, वो नेट वर्किंग कैपिटल और इससे करंट रेशियो से। क्लोजिंग स्टॉक हमने कैसे निकाला? याद करो, सिंपल सी बात है, हमने एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हमने सेल्स टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो से निकाला, फिर उसका जीपी मार्जिन दिया हुआ था, तो बैलेंसिंग फिगर COGS। अब वही COGS का फिगर हमने किधर डाला? हमारे स्टॉक टर्नओवर रेशियो में। तो COGS का फिगर ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री था, क्योंकि डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है स्टॉक टर्नओवर, तो COGS डिवाइडेड बाय ओपनिंग इन्वेंट्री दिया था प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने x माना डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 दिया था, तो पूरा सॉल्व करके क्लोजिंग स्टॉक आया 193,250। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो क्विक एसेट्स आएगा 5,56,750। एंड अब फाइनली ये वाला ना तुम्हारा 5,56,750 न्यूमरेटर में जाएगा, 2.5 लाख जो हमने करंट लाइबिलिटी बहुत पहले ही निकाल लिया था, है ना, वो यहाँ पे जाएगा, और फाइनली ये तुम्हारा क्विक रेशियो सॉल्व होके 2.227 टाइम्स आएगा। देखा कितना घुमा फिरा के इंस्टीट्यूट ने डाला है। ठीक है, तो वीडियो आप रेफर करो। बाकी आपको अगर ये PDF चाहिए, जैसे ही RTP फिनिश होता है सॉल्व करना FM का, मैं ये PDF डलवा दूंगा, तो आप शांति से बैठ के घर पे एक बार देख सकते हो कि कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, आ जाओ। तो हमने एक पार्ट कर लिया क्विक रेशियो, हमारा क्विक रेशियो यहाँ पे हो चुका है सॉल्व। अब हम आते हैं हमारे फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो पे। नाउ हाउ इज दिस फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो टेकन आउट? ध्यान से समझने का ट्राई करना। हाँ, समझना। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? जैसे हमने टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला था, इफ यू रिमेंबर, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बोले तो टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? टर्नओवर डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। टर्नओवर हमने पहला रेशियो कैलकुलेट करते वक्त याद है, ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकाला था 56,25,000। और तुमको अगर याद हो तो हमने फिक्स्ड एसेट भी निकाला था, पता है किधर? देखो, तुमको याद है जब हम लोग टर्नओवर का ही वैल्यू निकाल रहे थे, तब क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट हमने ऑलरेडी 15 लाख लिया हुआ था, क्वेश्चन में ऑलरेडी 15 लाख दिया हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है 15 लाख, किधर गया? ये वाला 15 लाख इधर है, बढ़िया। तो सेम टू सेम इंफॉर्मेशन यूज करके मेरा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट होगा, दैट इज 56,25,000 डिवाइड बाय 15 लाख, 3.75 टाइम्स तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डिस्कस। अब आता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सबसे लेंदी पार्ट। तुमको पता है इंस्टीट्यूट ने ना एक तो ये क्विक रेशियो में और एक डेट सर्विस कवरेज रेशियो में बहुत मेहनत करवाई है। तो एग्जाम के एक दिन पहले ना भाई ये क्वेश्चन उठाना, अगर पूरा ना कर सको तो चलेगा, बट ये क्विक रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैसे निकला भाई, वो तो सॉल्व करके ही जाना। ठीक है, अब समझने का ट्राई करना डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता क्या, मैं तुमको रिवाइज करवा दूं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज एक तो EBIT प्लस डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय डेट में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, एक तो डेट का इंटरेस्ट प्लस डेट का प्रिंसिपल कंपोनेंट, इफ यू ऑल रिमेंबर, बराबर। अब समझने का ट्राई करना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर पढ़ा रहेगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको एक चीज पता होगी कि जब मैं EBIT में डेप्रीसिएशन ऐड करता हूं ना, इट इज EBITDA, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अगर आपको ये चीज याद हो तो। ठीक है, तो कहना है से मैं न्यूमरेटर में सीधा EBITDA लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, है ना। बेसिकली ये रेशियो क्या बोलता है कि डेट के फंड्स को सर्विस करने के लिए अपने पास कितना पैसा है,
है ना, दैट सो इट इज EBITDA डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब समझना, सबसे पहले हमको EBITDA निकालना पड़ेगा, पता है कैसे? अब इसके लिए सबसे पहले मुझे EBIT निकालना पड़ेगा और उसमें डेप्रीसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी भी बताया ना, EBIT निकालना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। अब डेप्रीसिएशन तुम ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन डायरेक्टली दे देता है कि तुम्हारे डेप्रीसिएशन का अमाउंट 50,000 है, तो ठीक है, जो भी EBIT मिलेगा उसमें हम 50,000 ऐड करेंगे तो अपना न्यूमरेटर तो इधर ही बन गया, बिल्कुल सही। अब ये EBITDA कैसे निकलेगा समझना, सॉरी अब ये EBIT कैसे निकलेगा, क्योंकि EBIT में डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे तो EBITDA आएगा। अब समझना, यहां पर हम एक और रेशियो अपना यूज करेंगे, दैट इज रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स प्री टैक्स 15%। अब ये ना प्री टैक्स वर्ड देख के कंफ्यूज मत होना, ये प्री टैक्स ही होता है, ठीक है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट पता है क्या होता है? इट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। टोटल एसेट्स अगर तुमको याद हो तो हमने यहां पे निकाला हुआ है, जब हम हमारा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे तब याद है हमने ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो के जरिए टर्नओवर निकाल रहे थे पहले वाले रेशियो में, तो हमने टोटल एसेट 22.5 लाख निकाला है। तो कहने से अपने पास टोटल एसेट 22.5 लाख है, यस। इसी के अलावा कितना परसेंट रिटर्न है? 15%। तो भाई बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ EBIT ही बचा ना, एंड ये EBIT प्री टैक्स आता है यहाँ पे, बट देख के कंफ्यूज मत होना, हम जो टैक्स एक्सपेंस है वो अर्निंग्स बिफोर टैक्स के बाद माइनस करते हैं, तो ऑफकोर्स EBIT प्री टैक्स ही होना चाहिए तुम्हारा, है ना। तो 15 यहाँ पे ले लिया, EBIT हम लोग x मान लेते हैं, टोटल एसेट्स हमने अभी पिछले MCQ से हमने पिछले वाले रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त 22.5 लाख निकाला था इंटू 100, तो EBIT इधर आ गया डिवाइडेड बाय मेरा टोटल एसेट 22.5 लाख इंटू 115, तो EBIT तुम्हारा आता है 337,500। बट हमें क्या चाहिए? हमें EBITDA चाहिए, तो EBIT में हम डेप्रीसिएशन मिला देंगे तो EBITDA आ जाएगा। सो 3,37,500 इज माई EBIT, इसी में मेरा डेप्रीसिएशन कितना? 50,000 मिला दो, तो 337,500 प्लस 50 करोगे तो ये 3 और 5 8, तो 3,87,500 बन जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 3,87,500 मेरा EBITDA। समझा डिनोमिनेटर कैसे आया? रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स दिख रहा था, उससे EBIT आया, डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दिया था, EBITDA आ गया। अब समझने का ट्राई करना, डिनोमिनेटर की बात करते हैं। अब डिनोमिनेटर में एक तो इंटरेस्ट आता है, एक प्रिंसिपल आता है, एक इंटरेस्ट आता है, एक प्रिंसिपल आता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन क्लियर कट बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स 2 लाख है। ये पता है क्या? दिस इज बेसिकली योर प्रिंसिपल, जो तुम्हारा डेट का प्रिंसिपल अमाउंट है ना इंस्टॉलमेंट का, वो दिया हुआ है 2 लाख। तो ठीक है, प्रिंसिपल एलिमेंट तो क्वेश्चन ने दे दिया है 2 लाख। अब सारा खेलना इस पर्टिकुलर रेशियो में यहाँ का है, ये 45,000 लाना है अपने को। डोंट वरी, मैं बताता हूँ 45,000 कैसे आता है, इधर आओ। हाँ, अब 45,000 का इंटरेस्ट तुम खुद सोचो, 45,000 वैल्यू भूल जाओ, वही वैल्यू हमको डिराइव करनी है ना, वही वैल्यू अपने को क्या करना है बॉस? डिराइव करना है। अब मुझे एक बात बताओ, डिबेंचर के इंटरेस्ट के लिए अपने पास 9% डिबेंचर्स की कितनी फेस वैल्यू है वो होना चाहिए, क्योंकि हम फेस वैल्यू पे ये रेट लगाएंगे तब अपने पास इंटरेस्ट आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक रफ में कि फेस वैल्यू पे हम इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है? द पॉइंट इज अपने पास इंटरेस्ट का रेट है बट अपने पास डेट का फेस वैल्यू नहीं है। अब समझना ये कैसे होगा, यहाँ पर ना मैं मेरा डेट इक्विटी रेशियो यूज करूँगा, बट सबसे बड़ी चीज़ इंस्टीट्यूट ने ना पूरा इक्वेशन बेसिस पे किया है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ इक्वेशन बेसिस पे मत करना। मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट बना दोगे ना तो इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन से लाख गुना आसानी से तुम्हारा आंसर निकल के आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट्स में हम वर्क करते हैं बचपन से इस पे, तो हमें पता चलता है। अब समझना, बैलेंस शीट में असेट साइड पे 2 ही चीज़ें आ सकती है, एक मेरा फिक्स्ड एसेट, एक मेरा करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट हमने 15 लाख कैलकुलेट किया, अच्छा ये तो क्वेश्चन में दिया था। करंट एसेट हमने पहले से ही 7.5 लाख कैलकुलेट किया। तो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट तो बैलेंस शीट में ये 2 चीज़ें आती है असेट साइड में, तो बैलेंस शीट का टोटल 22.5 लाख। अब कहना से जो असेट साइड का टोटल होगा वही मेरी लाइबिलिटी साइड का भी टोटल होगा, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल मैं 22.5 लाख लिख लेता हूँ। अब समझना कि लाइबिलिटी में क्या क्या आता है। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी होता है, बराबर। तो इक्विटी शेयर्स आएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स आएगी। इक्विटी वाले कंपोनेंट में इतना ही आता है। तो तुम देखो क्वेश्चन ने इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, तो यहाँ पे ये इक्विटी शेयर्स आ गया 7.5 लाख रुपए।
प्रेफरेंस शेयर्स भी क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि 25,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स है 10 रुपए के, बराबर। तो प्रेफरेंस शेयर्स ये 12% प्रेफरेंस शेयर्स है, कितने 2.5 लाख रुपए, 25,000 इंटू 10। अब समझना, अपन ने एक और चीज़ निकाली थी जो यहाँ पे आएगी, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। अगर तुम्हें याद हो तो हमने जब करंट एसेट निकाले थे तब करंट एसेट डिवाइड बाई 3 कर दो यार, क्योंकि करंट रेशियो 3 टाइम्स है, तो 7.5 लाख डिवाइड बाई 3 करोगे तो वैसे भी करंट लाइबिलिटीज 2.5 लाख ही आता है, बराबर। अब समझना ये दो चीज़ें यहाँ पे आनी बाकी है, एक अपना 9% है डिबेंचर्स और एक होता है अपना रिटेन्ड अर्निंग्स। ये दो ही चीज़ें क्वेश्चन ने सेपरेट करके नहीं दी है। अब आप लोग पता है क्या बोलोगे कि आपके पास इक्विटी है ना, तो नीचे इक्विटी लो, ऊपर डेट को एक्स मान लो और डेट इक्विटी रेशियो से डेट निकाल लो। मतलब बेसिकली आप क्या बोल रहे हो कि आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो, ऊपर डेट को एक्स मान लो और डेट इक्विटी रेशियो 1:3 लेके डेट निकाल सकते हो क्या? द आंसर इज नो। पता है क्यों? क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो में इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा एक और चीज़ आती है जो है आपकी रिजर्व्स एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग्स। बट द पॉइंट इज अपने पास ना रिटेन्ड अर्निंग्स है ना 9% डिबेंचर्स है, तो क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है तो हम डायरेक्टली इस मेथड से नहीं कर सकते। तो अब कैसे करें इसको, समझना। अब कैसे करें इसको? अब हम वही करेंगे जो आप बचपन में करते हो। मुझे एक बात बताओ, आपकी टोटल लाइबिलिटीज कितनी कितनी होती है? कैन आई से मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस 9% डिबेंचर्स प्लस करंट लाइबिलिटीज, अगर इन पांचों चीज़ों को मैं मिला दूं तो मेरा 22.5 लाख आंसर आना चाहिए, क्योंकि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार कि भाई जितना भी डेट है प्लस जितना भी इक्विटी है, इक्विटी बोले तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, डेट बोले तो मेरे डिबेंचर्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। अगर ये पांचों चीज़ें मैं मिला दूं, तो कहना ही से मेरा एक तरीके से टोटल लाइबिलिटीज आ जाएगा, समझना। अच्छा सॉरी, ये जो इक्विटी है ना, हाँ बराबर, एंड हाँ प्रेफरेंस शेयर भी मिला ही दो। तो अब समझना मेरा डेट अपॉन इक्विटी कैसे आता है। मुझे डेट इक्विटी रेशियो बोला है कि 1:3 है, मुझे डेट इक्विटी रेशियो बोला है कि 1:3 है। मतलब कहना है से अगर डेट को मैं x मानूं तो मेरा इक्विटी 3x हो जाएगा। अगर मैं डेट को x मानूं तो इक्विटी तो नीचे का वैल्यू है तो वो 3x हो जाएगा। यस, तो अब समझना 4x मैं यहाँ पे लेता हूँ डेट प्लस इक्विटी। अब समझना इक्विटी में मैं यहाँ पर ये भी लेता हूँ एंड मैं प्रेफरेंस शेयर्स भी एक बारी तो भी कंसिडर कर ही लेता हूँ। मतलब यहाँ पर पता है क्या है, डेट इक्विटी रेशियो जब इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेट किया है उनका पता है कैसा है, उन्होंने ऊपर डेट लिया है, नीचे उन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तीनों करके ले लिया हुआ है। समझ में आया बात? तो अब देखो, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को x मानूं तो मेरा डेट हो जाएगा 4x और मेरा करंट लाइबिलिटी, अबे ये मच्छर आ रहा है भाई बीच में, और मेरा करंट लाइबिलिटी है 2.5 लाख और इन सबको मिला करके 22.5 लाख आना चाहिए। समझते जाना, समझ जाएगा। मतलब कहना ही से कि सॉरी डेट मेरा 4x नहीं, मैं डेट को 3x मानूंगा। यस, तो कहना ही से मेरा x जो मेरा डेट है प्लस मेरा इक्विटी का कंपोनेंट 3x प्लस मेरा करंट लाइबिलिटी 2.5 लाख, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? अरे भाई बाकी भाई मच्छर आ रहे हैं यार, आ गए हाँ ठीक है, सॉरी बात है इंटरप्शन गाइस, सॉरी। ठीक है, तो देखो 2.5 लाख यहाँ पे प्लस 4x इज इक्वल्स टू 22.5 लाख। अब ये तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें ऑटोमेटिकली डेट को हमने x माना था, वो 5 लाख तुम्हारे पास आ ही जाने वाला है। ठीक है, यस। तो अब देखो डेट अपने पास 5 लाख आ गया, बराबर। अब उसमें से जितना बैलेंसिंग है उसमें से अपने, अब देखो अपने पास इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डेट है, करंट लाइबिलिटीज है, तो बैलेंस क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग 7.5 लाख। ठीक है, तो ये समझना, मैं वापस से एक बार बता देता हूँ, इसको हमने ये इक्विटी है ना, इसको हमने 3x माना था, ये डेट को हमने x माना था और ये करंट लाइबिलिटीज को हमने 2.5 लाख लिया था। तो ये तीनों मिला करके 22.5 लाख। तो अगर पूछ रहे हो ना इक्वेशन कहाँ से है, सीधा बैलेंस शीट से लिया हुआ है। तो डेट अपने पास 5 लाख आ गया, डेट अपने पास फेस वैल्यू 5 लाख आ गया और इंटरेस्ट 9% है, तो कितना हो गया डिबेंचर का इंटरेस्ट? 45,000 है ना। तो अब मैं तुमको याद दिला दूं कि हम एग्जैक्टली है किधर। ये 45,000 का इंटरेस्ट मेरा फाइनली यहाँ पे ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर में।
हम लोग डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकाल रहे हैं, जिसके लिए अपने पास EBITDA आ गया, अपने पास प्रिंसिपल आ गया और अपने पास इंटरेस्ट 45,000 आ गया। तो जब तुम ये सॉल्व करोगे तो फाइनली तुम्हारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो कितना आएगा, 1.58 टाइम्स। देख रहे हो इंस्टीट्यूट कितनी मेहनत करवा रहा है। बट अब अगर तुमको इतना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा तुमको पूरा समझ गया है, तुम जितनी बार ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी बार तुम्हें इस क्वेश्चन की ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। अभी शायद तुम्हें ये फील हो रहा होगा कि यार इतना भारी सवाल है, हम अगर ये एग्जाम में आ गया कैसे करें। पहली बात तो ट्रस्ट में, अगर इतना भारी सवाल आएगा तो इसकी वेटेज भी अच्छी खासी होगी। और दूसरी चीज़, तुम जितनी ज़्यादा बार इस सवाल को रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें इस सवाल में क्लैरिटी आएगा। सिंपल सी बात है, रिविजन इज द की। ठीक है, अब ये सवाल एकदम आसान हो गया है, दो मेहनत वाले पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। अब आते सीधा अर्निंग्स पर शेयर में। अब देखो ईपीएस कैसे निकलेगा। अब ईपीएस के लिए ना मेरे को इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। अब ईबीआईटी अपन ने याद है वो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स जब अपन ने निकाला था तो अपने को ईबीआईटी कितना आया था, 3,37,500। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद करो, सबसे पहले 337,500 माइनस डिबेंचर का इंटरेस्ट, डेट हमने अभी 5 लाख निकाला, इंटू 9% माइनस 45, तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स इतना आया। टैक्स रेट अगर तुमको याद है तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है अपने को कितना, 25%। तो 25% टैक्स इसमें गया, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। प्रेफरेंस शेयर्स अपने पास कितने के हैं, 10 रुपीज़ के 25,000 शेयर्स, मतलब 2.5 लाख इंटू 12%। ये मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड, 2.5 लाख इंटू 12% प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आएगा। और सिंपल सी बात है, इसी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। अपने पास 75,000 इक्विटी शेयर्स है, वही यहाँ पे ले लिए, तो ईपीएस आएगा 2.525। बढ़िया। और एक आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का है जो सवाल पूछता है, और वो पता है क्या है, बोलता है प्राइस अर्निंग्स रेशियो निकालो। अभी देखो प्राइस अर्निंग्स रेशियो सिंपल है, इट इज एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ठीक है, अगर तुम क्वेश्चन को झांक के देखोगे ना तो अभी सारी इन्फॉर्मेशन यूज हो चुकी है। ये रिटर्न ऑन नेट टोटल एसेट भी यूज कर दिया, सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन बाकी है, दैट इज एमपीएस। तो वो तुम्हारे आखिरी वाले कैलकुलेशन में काम आ जाएगी। तो एमपीएस मेरा 20 रुपीज़ हो गया, डिवाइडेड बाय ईपीएस जो हमने अभी कितना निकाला, जो हमने अभी 2.525 निकाला। तो ये मेरा पी रेशियो कितना निकल गया भाई, तुम देखोगे माई पीई रेशियो कम्स टू 7.92 टाइम्स। अच्छा, इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में और अपने सोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, दैट विल ऑलवेज बी ऑन अकाउंट ऑफ राउंडिंग ऑफ। ठीक है, ये मैं तुमको बोलूँ, ये इस मतलब अब तक मैंने इस आरटीपी को जितना एनालाइज किया है, मुझे ये वाला सवाल सबसे अच्छा लगा है। इस बार आरटीपी में रेशियो एनालिसिस बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये वाला, तो भाई रिवाइज करके जाना, फिर से बोल रहा हूँ। एंड अराउंड 25 मिनट्स हो गए और हमने एक सवाल डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एंड आज के वीडियो का मेजर फोकस मुझे इसी पे डालना था, तो रिवाइज करना। चलो अब आते हैं हमारे अगले सवाल पे, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं मस्त मस्त पानी पी लेता हूँ, पानी पीते रहने का। बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सम्यक्त्वा लिमिटेड इज एज फॉलोज। भाई क्या भारी भारी नाम डालते हैं लोग, वर्धमान, सम्यक्त। ठीक है, तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में एक तो अपने पास 12% डिबेंचर्स है, 14% प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है। अब एक चीज ध्यान से समझना, ये ना बुक वैल्यू वेट्स है इनके। ठीक है, ये इनके बुक वैल्यू वेट्स नहीं है, इनकी बुक वैल्यू अमाउंट्स है, बुक वैल्यू अमाउंट्स। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में तुमसे एक्सपेक्ट क्या किया है। तुमसे एक्सपेक्ट किया है कि तुम WACC निकालो, बट तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो WACC को कैलकुलेट करना है यूजिंग द मार्केट वैल्यू वेट्स, नॉट द बुक वैल्यू वेट्स। बट क्वेश्चन ने बुक वैल्यू वेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम आएंगे एंड में तब मार्केट वैल्यू के हिसाब से लेंगे। अब सबसे पहले तो हमको इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉस्ट निकालने पड़ेंगे। यस, तो अब देखो सबसे पहले डिबेंचर्स की बात करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, लाइफ दी हुई है, मतलब ये रिडीमेबल डिबेंचर्स है। ठीक है, आ जाओ। 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 6% विद अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 5% एंड 5 years ऑफ मेच्योरिटी। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 115। ठीक है, अब सीधी बात है भाई, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये एग्जिस्टिंग इशू है कि न्यू इशू है भाई, ये तो न्यू इशू है ना। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग अप्रॉक्सीमेशन मेथड से करने वाले, दैट इज फॉर श्योर।
तो इधर आ जाओ, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला लिख देने का। कभी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल है ना, एक ट्रिक बताता हूँ, फॉर्मूला लिख देने का और फॉर्मूला के एलिमेंट्स को ऊपर 1 बाय 1 कैलकुलेट करके अलग से रखने का। जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, क्योंकि नया इशू है, डिवाइडेड बाय लाइफ, द होल अपॉन रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2, यही अपना फॉर्मूला है। यस, अब समझना, सबसे पहले मैं ये एलिमेंट कैलकुलेट करता हूँ, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। अब इंटरेस्ट को ना गलती से भी ये 115 पे वैल्यूएट मत करना। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोलता है इट इज 100 पर डिबेंचर, दिया हुआ है ना, और देखो बोलते हैं विद अ कॉस्ट ऑफ 5%, मतलब ये इसका कूपन रेट है। तो अगर मैं इंटरेस्ट रेट निकालने जाऊँ, अरे सॉरी ये तो कॉस्ट है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट है, सॉरी मैं 5% से क्यों मैं, हाँ ये 12% कूपन रेट क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो 12% है, तो इसका इंटरेस्ट आता है 12%, बराबर। और नेट ऑफ टैक्स है भाई, टैक्स रेट क्वेश्चन ने कितना दिया हुआ है, इट इज 25%, तो नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो 1 माइनस 0.25 करोगे, आंसर 9 आ जाएगा। तो ये अपने को, ये अपना एलिमेंट मिल गया। अब हमको रिडेम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड्स निकालना है। अब रिडेम्पशन वैल्यू क्या बोला है, बोलते हैं कि जो डिबेंचर्स रिडीम हो गए दैट विल बी एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। अब जब रिडीम करोगे ना, तो फेस वैल्यू पे 6% प्रीमियम ऐड करके रिडीम करना, दैट इज 106, ठीक है। तो रिडेम्पशन वैल्यू इज 100 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 106। अब इशू कैसे होगा, जनरली जब कुछ भी ना दिया हो ना, कुछ भी ना दिया हो, तब फेस वैल्यू यूज करते हैं, बट जहां तक तुम मार्केट प्राइस से कैलकुलेट कर सकते हो, मार्केट प्राइस से ही कैलकुलेट करने का। तो यहां पर देखो इशू प्राइस दिया हुआ है, तो अज्यूम करो कि इशू प्राइस पर ही, कि तुम्हारे जो इशू प्राइस है ना, तुम्हारे जो नए डिबेंचर्स इशू है ना, वो इस मार्केट प्राइस पे इशू है। तो 115 मार्केट प्राइस, बट नया इशू है, फ्लोटेशन कॉस्ट लगा है। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फ्लोटेशन कॉस्ट कभी भी फेस वैल्यू पे निकालना मत, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस दी हुई है, अगर मार्केट प्राइस दी हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए फेस वैल्यू यूज करने का, वो है इंटरेस्ट या डिविडेंड निकालने के लिए, ठीक है। तो इसी का 5% तुम लेस करोगे फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इशू प्राइस इज 115 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, इसी का 5% करोगे तो नेट प्रोसीड्स 109.25 आ गया। लाइफ क्वेश्चन ने बोली हुई है 5 ईयर्स है, तो हम इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स 9 ले लेते हैं, 106 माइनस 109.25 द होल अपॉन 5, द होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू 106 प्लस नेट प्रोसीड्स 109.25 डिवाइडेड बाय उसका एवरेज। अब ये करोगे तो तुम्हारा केडी निकल के आ जाएगा 7.71%, ठीक है। अब तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पता है, पहले मैं कॉस्ट का कॉलम फिल करता हूँ, ये मेरा WACC का कैलकुलेशन का टेबल है। तो सबसे पहले मैं 7.71 जो भी है उसको डिवाइड बाय 100 किया, और 3 डिजिट के हिसाब से लिया मैंने 0.077, ठीक है। तो ये तो अपना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट हो गया। अब आप लोग जाते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। 100 पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% विद अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 5% ऑन द इशू प्राइस। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज 108, इट हैज मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स। एक बार फिर से सुनना, जब भी मैं इशू की बात करता हूँ, मैंने आपको क्या बोला कि भाई लास्ट रिजॉर्ट हो ना तो ही फेस वैल्यू यूज करने का, ठीक है। और वो एक ही केस में आ सकता है जब मार्केट प्राइस दी नहीं है, बट यहाँ पर तुम देखो इशू डेट की मार्केट प्राइस दी हुई है 108, तो वंस अगेन 108 पर ही इशू होगा। ये मैं नेट प्रोसीड सबसे पहले निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट डिस्काउंट ऑफ 2%, अब ये डिस्काउंट ऑफ 2% किस पे लगेगा, ये भी तुम्हारे मार्केट प्राइस पे ही लगेगा। समझ में आया, जब कुछ ना बोला हो तो फेस वैल्यू पे लगाना, जब मार्केट प्राइस बोला ही नहीं है कितना है तो फेस वैल्यू पे लगाने का। बट यहाँ पे डिस्काउंट बोला है ना 2%, तो यहाँ पर इसी का 108 का ही 2% 108 में से माइनस होगा, और फिर जो तुम्हारा वैल्यू आएगा ना, उस वैल्यू में से तुम 5% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना, ठीक है। यस, बराबर। तो देखो समझना कैसे हुआ है, सबसे पहले तुम्हारा फेस वैल्यू या CMP आता है, बराबर। ये इसमें से तुम प्रीमियम, इसमें से तुम डिस्काउंट माइनस करो या तुम तुम्हारा प्रीमियम ऐड करो, ठीक है, तो तुम्हारा इशू प्राइस आएगा, और इस इशू प्राइस में से तुम फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करोगे तो तुम्हारा नेट प्रोसीड्स आएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी करंट मार्केट प्राइस को देने की, तो यहां पर हमने उसको 108 लिया, माइनस अपना इसी का 2% डिस्काउंट और जो इशू प्राइस है उसका फ्लोटेशन कॉस्ट, ये याद रखना। तो ये आता है 0.548, ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसलिए थोड़ा टाइम दिया। अब हम लोग आ जाते हैं रिडेम्पशन। अच्छा,
हाँ, तो हमारे पास नेट प्रोसीड आ गया। अब देखो प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, रिडेम्पशन वैल्यू चाहिए। रिडेम्पशन वैल्यू तो सिंपल सी बात है, रिडेम्पशन की डेट का मार्केट प्राइस दिया नहीं है, तो सिंपल फेस वैल्यू पे 10% प्रीमियम ऐड करके रिडेम्पशन वैल्यू निकाल लेने की। तो 100 प्लस 10% इज 110 रुपीज़, ये मेरी रिडेम्पशन वैल्यू आ गई। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड तो सिंपल कूपन पे जाएगा, फेस वैल्यू इज 100 पर प्रेफरेंस शेयर एंड इनटू इसका कूपन रेट तुम देखोगे तो इट इज़ 14%, तो 14 रुपये प्रेफरेंस डिविडेंड, बढ़िया। और लाइफ क्वेश्चन ने दी है 10 ईयर्स, तो ये मेरे अप्रॉक्सीमेशन मेथड में मैंने लिख दिया प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस मेरा रिडेम्पशन वैल्यू 110 माइनस नेट प्रोसीड्स 100.548 डिवाइडेड बाई 10, द होल डिवाइडेड बाई 110 प्लस 100.548 बीइंग रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज 2। अब तुम ये करोगे तो तुम्हारा 14.19 आ जाएगा, एंड इसको डिवाइड करूंगा तो 0.1419 आता है, और मेरे को 3 डिजिट तक लेना है WACC के कैलकुलेशन में, तो मैं इसको वो 0.1419 को मैं 0.142 लेके यहाँ पर डाल देता हूँ। बढ़िया, चलो। अब इसी के अलावा इक्विटी शेयर्स, अब इक्विटी शेयर्स का कैलकुलेशन ना भाई सबसे ज़्यादा आसान है इस क्वेश्चन में, इधर आओ। अब इक्विटी शेयर्स ना, मैं तुमको एक बात बोलूँ, इक्विटी शेयर्स के लिए ना इंस्टीट्यूट का एक ही फेवरेट मॉडल है, और वो है उसका गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर में ना कभी कभी वो तुमको बोल देता है कि यील्ड टू मैच्योरिटी से निकालो, बट पता नहीं इंस्टीट्यूट को ये गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से क्या प्यार है, वो हर बार इक्विटी शेयर इसी से निकालने बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इक्विटी शेयर का फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपीज़ है एंड मार्केट प्राइस इज 30। तो मैंने क्या बोला, तुम्हारा फेस वैल्यू CMP, उसमें कुछ प्रीमियम डिस्काउंट है नहीं, तो कहने से तुम्हारा इशू प्राइस ही CMP हो जाएगा, दैट इज 30 रुपीज़। इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट मेरा 5 रुपये माइनस हो जाएगा, तो मेरा देखो नेट प्रोसीड्स 25 आ गया इस केस में। समयक्ता लिमिटेड प्ले द लास्ट डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज़। अब गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के लिए हमें चाहिए D1, बट ये है D0। D0 से D1 मतलब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड कैसे निकलेगा, इसमें ग्रोथ रेट ऐड करना पड़ेगा। तो तुम देखोगे ग्रोथ रेट इंस्टीट्यूट ने 9% दिया हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हमने P0 अभी निकाला, नेट प्रोसीड इस केस में है। D1 हमने 4 रुपीज़ जो करंट डिविडेंड है प्लस 9% ग्रोथ किया, तो D1 आ गया 4.36 एंड ग्रोथ रेट अपना आ गया 9%। तो अभी अपना गॉर्डन्स ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, इट इज नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स या CMP प्लस G। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकाला 4.36 डिवाइडेड बाय P0 25 प्लस मेरा G, तो ये आता है 26.44। इसी को डिवाइड बाय 100 करो तो 0.2644 आता है, मैं इसको 0.264 ले लूँ 3 डिजिट तक, यस। तो यहाँ पे मैं 0.264 ले लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया। तो ये तो हमारे हमने इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल दी है। भैया रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है क्या, अगर रिटेन्ड अर्निंग्स होता तो इंस्टीट्यूट खुद सामने से देता, क्योंकि मार्केट वैल्यू वेट्स पे निकालने बोला है ना, तो अगर रिटेन्ड अर्निंग्स होता तो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट देता है इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहाँ पर उसने बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से दिया है इसके लिए। ठीक है, नहीं है रिटेन्ड अर्निंग्स, टेंशन मत लो। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब हम लोग ना WACC का टेबल बना लेते हैं, फटाफट आ जाओ। अब हम WACC का फटाफट टेबल बना लेते हैं। तो अपने पास है 12% डिबेंचर्स, 14% प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। अब देख लो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, मैंने तुमको क्या बोला, अपने को बुक वैल्यू का अमाउंट्स दिया हुआ है, और अपने को तुम देखोगे ना डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 रुपये दी हुई है, भाई यहाँ कहाँ दी हुई है, ये रही, और प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये यहाँ पे दी हुई है। तो कैन आई से दिस टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस बुक वैल्यू का अमाउंट इनटू उसकी एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस करूंगा, तो मेरे को मार्केट वैल्यू का वेट मिल जाएगा। जैसे डिबेंचर्स ले लो, 3.5 लाख है, कैलसी देता हूँ, 3.5 लाख इसका मेरा टोटल अमाउंट है, इसको करो डिवाइडेड बाय उसका बुक वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, तो 3500 शेयर, और 3500 शेयर को हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से अलॉकेट करना है। तुम करंट मार्केट प्राइस देखो, इट इज़ 115, तो इंटू 115 करोगे तो 4,02,500 आता है, दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, 4,02,500 आता है। तो वैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर का भी मैंने 4 किया तो 486 आया, और प्रेफरेंस शेयर का कैसे निकला, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू इसका मार्केट प्राइस है 108, तो ये किया तो 486 आया। एंड इक्विटी शेयर्स का क्या बोला है, 8.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपया इंटू उसकी करंट मार्केट प्राइस 30, ये करोगे तो भाई 25,50,000 आ जाता है। फिर 34, 38, अब मार्केट वैल्यू वेट्स निकाला, वो कैसे निकालते हैं, जो तुम्हारा इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल है डिवाइडेड बाय टोटल, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल, फिर वेट्स को इनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट के साथ तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 3 डिजिट्स तक ही रखना उसको, इनको ऐड करोगे तो 0.225 आता है। और इसी हिसाब से अगर तुम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, WACC कितना आ गया, 22.5%। बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ साथ हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला सवाल भी डिस्कस हो गया।
अगला सवाल जो इंस्टीट्यूट ने तुमसे पूछा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का सवाल क्या बोलता है, रितु लिमिटेड इज इन द एक्सपांशन स्टेज एंड इट प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तुम देखोगे प्रॉफिट दिया हुआ है, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स, लेस इनकम टैक्स एक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब तुम देख रहे हो पूरा एक इनकम स्टेटमेंट बना के दिया हुआ है, अर्निंग्स पर शेयर और प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है 10 लाख का और रिटेन्ड अर्निंग्स है 5 लाख का। तुमको पता है ये किस पे पूछा है? ऐसा सेम सवाल ना तुम्हारे मॉड्यूल में भी है, ये ऐसा सेम सवाल तुम्हारा मॉड्यूल में है, बस मॉड्यूल में पता है एक जगह पे फर्क है, मैं बताता हूँ किधर। एंड रिक्वायर्ड 5 लाख फॉर फर्दर मॉडर्नाइजेशन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉन्स्टेंट, डेट इक्विटी रेशियो। अब मॉड्यूल में पता है तुमको कैसे दिया है, ये ऐसा लिखा है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है ना उसमें डेट इक्विटी रेशियो ऐसे कैलकुलेट हुआ है, एंड तुमको आरटीपी में जो क्वेश्चन दिया इंस्टीट्यूट ने थोड़ा अप्रोच चेंज करके डेट अपॉन इक्विटी डाल दिया है, बस ये एक एलिमेंट में मेरे को मेजर चेंज दिखा। रेशियो लेसर देन 2 विल रेज द पीई रेशियो टू 12। तो तुमको समझाता हूँ, टेंशन मत लो। इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेट इज 12%, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर इफ द एडिशनल कैपिटल इज रेज्ड एज डेट, इफ द अमाउंट इज रेज्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट रूलिंग मार्केट प्राइस। अब मैं तुमको क्लियरली एक चीज बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में ना आईसीआई से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा ना गलती हुआ है, कैसे मैं तुमको बताता हूं, टेंशन मत लो। अब तुमको पता है गलती क्या हुआ है, ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर डेट इक्विटी रेशियो, अगर मतलब एक प्लान में डेट से रेस कर रहा हो, एक प्लान में इक्विटी शेयर, मतलब बेसिकली क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और उसको 5 लाख रेस करना है, ठीक है, और 5 लाख या तो वो डेट से रेस कर सकता है या तो वो इक्विटी शेयर से रेस कर सकता है। द पॉइंट इज कि 5 लाख वो डेट से रेस करे या इक्विटी से रेस करे, बट वो पैसा रेस करने के बाद अगर उसका डेट इक्विटी रेशियो 2 से कम चला गया ना तो उसको पी 12 लेना है। पहले देखो खुद बोलते हैं कि अगर डेट इक्विटी रेशियो 2 से कम चला गया तो प्रॉफिट प्राइस अर्निंग रेशियो 12 आएगा। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, सबसे पहले ना मैं इनका डेट इक्विटी रेशियो निकालता हूँ, आ जाओ। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है। हम लोग ऊपर डेट लेते हैं, नीचे हम लोग लेंगे इक्विटी, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मत लेना, पता है क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं सवाल में। कुछ लोग इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी डालते हैं, बट यहाँ पर तुम देखोगे ना अपने पास प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, तो उसका सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया एंड रिटेन्ड अर्निंग्स अपना आ गया, ठीक है। अब समझना, पहला केस, अगर मैं 5 लाख डेट से रेस करता हूँ तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो कैसे चेंज होगा? तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो मेरा एग्जिस्टिंग डेट पता है कितना है, यहाँ से मिलेगा। मेरे डिबेंचर्स, मेरे 10% डिबेंचर के इंटरेस्ट का अमाउंट है 1 लाख, तो मेरा फेस वैल्यू कैसे निकलेगा? सिंपल, जो मेरा 1 लाख है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, तो 10 लाख इज माई डिबेंचर का अमाउंट, फेस वैल्यू, तो ये मेरा 10 लाख का डेट है, प्लस मैं 5 लाख पहले केस में डेट से रेस कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 5 लाख ऐड होगा, डिवाइडेड बाय इक्विटी में मैंने क्या बोला, मेरे पास एक तो 50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए के, तो इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी हुई? 5 लाख। साथ ही साथ क्वेश्चन में कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ है, द आंसर इज यस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया, बट क्वेश्चन ने रिटेन्ड अर्निंग्स बोला है, कितना? इट इज 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया। तो अगर ये करोगे ना तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 आएगा, बराबर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से कम आएगा तो तुम्हारा जो पी रेशियो है, एग्जिस्टिंग में देखो 10 है, बट अगर तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो 2 से कम गया तो पी बढ़ के 12 हो जाएगा। तो हमारे केस में ये तो 12 हो जाएगा। अब इंस्टीट्यूट ने ये केस में गलती नहीं किया है, इंस्टीट्यूट ने गलती किया है अगले केस में, इधर आओ। अब दूसरा केस, मैं बोलता हूं कि अगर हम मार्केट प्राइस के हिसाब से इक्विटी से पैसा रेस करें, तो ये तो तुमको पता है ना कि हमारा एग्जिस्टिंग में डेट में डिबेंचर्स है, प्लस 5 लाख ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्लस 10 लाख हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स है, और ये हमारा एग्जिस्टिंग डेट है। अब पहले केस में हमने यहाँ पर पता है 5 लाख, हमने पहले केस में यहाँ पे 5 लाख ऐड किया था क्योंकि 5 लाख डेट से रेज हो रहा था। यहाँ पर दूसरे केस में 5 लाख इक्विटी शेयर से रेज हो रहा है, तो हम 5 लाख डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, बराबर। और जब तुम यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो सॉल्व करोगे ना तो तुमको 0.5 टाइम्स आएगा। अब तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पर भी तुम्हारा डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से कम आ रहा है,
तो तुम्हारा पीई रेशियो तुमको 10 लेना चाहिए कि पीई रेशियो तुमको 12 लेना चाहिए। क्वेश्चन सीधा सीधा बोलता है कि अगर 2 से नीचे पी रेशियो गया तो तुमको पीई रेशियो सॉरी अगर 2 से नीचे तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो गया तो पी 12 लेना। तो इस केस में भी हमारा पी 2 से नीचे गया है, तो इस केस में भी अपना इस केस में भी अपना डेट इक्विटी रेशियो 2 से कम गया है, तो इस केस में भी अपना पी रेशियो 12 आना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने इस केस में ना बिना कैलकुलेट किए सीधा पी 10 ले लिया है। मैं तुमको बताऊं, इधर आओ, ये इंस्टीट्यूट की गलती है। इधर देखो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, हाँ ये रहा, नहीं ये तो रेशियो का सवाल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ ये रहा। इंस्टीट्यूट ने देखो क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने ना सिर्फ एक ही केस में डेट इक्विटी रेशियो निकाला है, जो हमने अभी किया 15/15 जो 1 आता है ना कि अगर डेट से रेस किया है, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट बराबर बोलता है कि भाई पी रेशियो यहाँ पे प्लान 1 में बढ़ के 12 हो जाएगा, बट प्लान 2 में तुम देखोगे ना इंस्टीट्यूट ने कितना डेट इक्विटी रेशियो है कैलकुलेट किए बिना यहाँ पे सीधा पी रेशियो 10 ले लिया है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट के एंड से आई थिंक एक छोटी सी गलती हुई है, तो प्लीज़ इसको अभी के लिए क्या करना, इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर करना। मैं तुम्हें इंस्टीट्यूट कैसे करवा रहा है वैसे वैसे कर रहा हूँ। आइडियल यहाँ पे 12 ही आना चाहिए, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पता नहीं 10 लिया हुआ है, कुछ तो लॉजिक होगा, तो इंस्टीट्यूट ने 10 लिया है तो मैं भी यहाँ पे 10 लेके ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि अपना आंसर वो आरटीपी के सोल्यूशन से मैच कर जाए, वरना आप ही बोलोगे कि सोल्यूशन मैच क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये गलती छोटी सी हुई है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमको मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है दोनों केसेस में, हमको मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है दोनों केसेस में। तो पता है क्या होगा, सबसे पहले ना मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, उससे मैं अर्निंग्स पर शेयर निकालूंगा। पी रेशियो अपने को एक केस में 12 लेना है एंड एक दूसरे केस में भी आएगा 12, बट हम लोग लेंगे 10 क्योंकि आईसीआई ने 10 लिया है, ठीक है। तो एक केस में अपन पी रेशियो 12, एक केस में 10 लेंगे, इनकम स्टेटमेंट से ईपीएस निकालेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर है एमपीएस वो निकल जाएगा, क्योंकि वही पूछा है कि प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर कितना है। समझ में आई बात? यश। चलो तो सबसे पहले मैं इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले ईबीआईटी। अब ईबीआईटी भी ना तुम देखोगे क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। अब गलती से भी ये ईबीआईटी मत लेने ना मेरे भाई, क्योंकि ये वो 5 लाख के फंड्स रेस करने से पहले वाला ईबीआईटी है, 5 लाख। अब मतलब बेसिकली जब तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ 10 लाख का डेट, 5 लाख का इक्विटी और वो 10 लाख का रिटेन अर्निंग 15 लाख था, उस पर 5 लाख का ईबीआईटी आ रहा है। बट द पॉइंट इज जब मैं रेस करूंगा और 5 लाख तब मेरा ईबीआईटी कितना होगा। तो अब तुम देखोगे ना, तो इंस्टीट्यूट ने एक चीज बोली है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कांस्टेंट। अब पता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पता है क्या होता है, इट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो थोड़ा सा रेशियो एनालिसिस इधर भी आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड में पता है क्या होता है, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस मेरा डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं तो इन तीनों का सम ले लो, बराबर। और एक और चीज समझना, ये आरओसीई जो इंस्टीट्यूट बोलता है वो पता है कितना है, कांस्टेंट। मतलब 5 लाख के शेयर 5 लाख के शेयर या डिबेंचर इशू करने से पहले जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा वही 5 लाख के शेयर इशू करने के बाद भी रहेगा। तुमको समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। तो अभी देखो मैं पहले वाला निकाल लेता हूँ। तो पहले वाले में तो अपने को पता है ना कि अपने पास 5 लाख का इक्विटी, 10 लाख का डेट और 10 लाख का रिटेन अर्निंग है, और उस पर अपने को ईबीआईटी कितना मिल रहा है, ये अपने को क्वेश्चन से मिला, ये यहाँ से मिला कि ये 5 लाख है, बराबर। तो 5 डिवाइड बाय 15 करोगे तो आरओसीई इज 20%। अब इंस्टीट्यूट बोलता है कि जब तुम 5 लाख का डेट या 5 लाख का इक्विटी शेयर इशू करोगे, एज द केस में भी, उसके बाद भी आरओसीई तो 20% ही रहेगा। तो पता है मेरा नया ईबीआईटी चेंज होएगा, क्योंकि तुम खुद सोचो मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 25 लाख, 5 प्लस 10 प्लस जो भी है मेरा 5 प्लस 10 प्लस 10 25 होता है। अब मैं 5 लाख और इश्यू करता तो मेरा नया कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख हो गया। नया आरओसीई इंस्टीट्यूट बोलता है अभी भी 20% रहेगा। तो पता है इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 20 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय 30 lakhs इंटू 100। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से तुम करोगे ना तो तुम्हारा नया ईबीआईटी 6 लाख आएगा, ठीक है। और यही हमारे इनकम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। तो ईबीआईटी 6 लाख आ गया। अब हम लोग अगले एलिमेंट पे बढ़ते कि हमारे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। अब समझने का ट्राई करना, गलती से भी ना तुम ये वाला रेट मत ले लेना। तुम बोलोगे कि भाई डिबेंचर पे इंटरेस्ट 10% है, तो पहले केस में तुमने जितना डिबेंचर इशू, तुम्हारे पास जितना डिबेंचर है 10 लाख प्लस तुमने जितना इशू किया 5 लाख, पहले केस में जब 5 लाख डेट से रेस किया ना तो पूरे 15 लाख पे 10% मत ले लेना। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट बोलता है कि जितना भी तुम एडिशनल डेट रेस करोगे ना, एक मिनट,
हाँ, इंस्टीट्यूट बोलता है कि जब भी तुम जितना भी तुम एडिशनल डेट रेस करोगे या फिर अगर करोगे, इंटरेस्ट रेट उस पर 12%। मतलब कहना है से 10 लाख का जो मेरे पास एग्जिस्टिंग डेट है उस पर अभी भी 10% ही होगा, बट मैं जो एक्सेस केस 1 में 5 लाख का एक्सेस डेट रेस एक्सेस पैसा थ्रू डेट रेस कर रहा हूँ, उस एक्सेस डेट पे 12% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये आ गया 1,60,000। केस 2 में तो मैं पैसा इक्विटी शेयर से रेस कर रहा हूँ, तो पहले ही जितना डिबेंचर था अभी भी उतना ही डिबेंचर या डेट है, तो उस पर अभी भी 1 लाख का इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो ये करूंगा तो ईबीटी मेरा आ जाएगा। टैक्स रेट क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे ही लिख के देता है, किधर गया, ये रहा, देखो टैक्स रेट यहाँ से मेरे को मिल गया, इट इज़ 30%। ठीक है, तो इसका 30%, इसका 30% मैं यहाँ पे लेस कर देता हूँ, ऊपर लेके जाओ, तो ईएटी मिल गया और नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर समझना, पहले केस में मैं पैसा डिबेंचर से रेस कर रहा हूँ, तो क्या मेरे कुछ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में फर्क आएगा? द आंसर इज नो। तो पहले केस में कहना है जितने इक्विटी शेयर्स थे उतने के उतने ही रहेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी 50,000। तो ये 3 लाख डिवाइड बाय 50 करोगे तो तुमको ईपीएस पहले केस में 6.16 आएगा। अब समझना दूसरे केस में क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेंगे? कहना है मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट कितना है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू है या मार्केट प्राइस। मतलब अगर इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट मेरे पास मार्केट प्राइस पे है, मतलब अगर मैं इक्विटी शेयर्स को मार्केट प्राइस पे इशू कर रहा हूं तो डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, और अगर इक्विटी शेयर्स को मैं फेस वैल्यू पे इशू कर रहा हूं तो फेस वैल्यू, बराबर। तो अब समझना, इंस्टीट्यूट एक लाइन देता है कि भाई जो जितना भी तुम इक्विटी शेयर से पैसा रेज कर रहे हो ना, इट इज एट द करंट रूलिंग मार्केट प्राइस, इट इज एट द करंट रूलिंग मार्केट प्राइस। अब तुम यहां से ना मार्केट प्राइस निकालो, देखो मेरा एग्जिस्टिंग पी रेशियो पता है कितना है। देखो एक चीज पक्की है कि मेरे को पैसा कितना रेस करना है, 5 लाख, 5 लाख ही रेस करना है, यस। बट एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस कैसे है? तो मेरा एग्जिस्टिंग पी रेशियो है, इट इज एग्जिस्टिंग एमपीएस अपॉन एग्जिस्टिंग ईपीएस। पी रेशियो 10 दिया हुआ है, मेरा एग्जिस्टिंग एमपीएस कितना है वही मेरे को ढूंढना है, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईपीएस 5.6। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मेरा एग्जिस्टिंग एमपीएस 56 आया। तो मेरे को कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं वो कैसे पता चलेगा? एडिशनल। तो 5 लाख रेस करना है, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पे रेस करूंगा 56, तो ये 8,928 पॉइंट समवट शेयर्स आते हैं। मैंने उसको 8929 शेयर्स में राउंड अप कर दिया। अब समझना, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स में ना यहां पर गलती से भी 8929 मत लिख देना, क्योंकि 50,000 शेयर तो अपने पास पहले से ही थे और 8929 शेयर्स हमने केस नंबर 2 में इशू किए, तो टोटल आ जाता है 50,000 शेयर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे प्लस 8.929 के शेयर्स, मतलब 58,929 शेयर्स। और यहां पर ये 3.5 लाख को इसके साथ डिवाइड करोगे तो ईपीएस आता है 5.94। अब फाइनली मैं रेडी हूं मेरे मार्केट प्राइस को लेने के लिए। ठीक है, आ जाओ। अब देखो ईपीएस मेरे को दोनों केस में आ गया, पी रेशियो यहां पर 12, यहां पर भी होना 12 चाहिए, बट मैंने क्या बोला, आईसीआई ने गलती किया है, 10 लिया हुआ है, तो यहां पे 10 लो। तो वही चीज पी रेशियो और ईपीएस दिया हुआ है, तो अब हमको मार्केट प्राइस निकालना है। एक नमूना बता देता हूं कैसे आएगा। पी रेशियो कैसे निकलता है? अपना मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, यहां पे करता हूं, दिखेगा। तो पी रेशियो यहां पर हमने समझो 12 लिया है, एमपीएस अपने को निकालना है, डिवाइडेड बाई ईपीएस 6.16। तो ये 6.16 इंटू 12 करोगे, यहाँ पर 5.94 इंटू 10 करोगे, तो ये देखो मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर प्रोबेबल यहाँ पे 73.92 आता है केस 1 में और 59.40 आता है केस 2 में। बहुत ही बढ़िया। तो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का भी एक बढ़िया सवाल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब है ना गाइस, कैसा है कि आज का हमारा जो सिग्निफिकेंट टाइम है ना, वो एक रेशियो एनालिसिस वाले सवाल में चला गया, एंड आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू बिग। तो मैं एक काम करता हूँ, आज ना लेवरेज एनालिसिस वाला सवाल कर लेते हैं, एंड देन वी विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि इसके बाद ना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी है। एंड जब तुम अगले सेशन में आओगे ना, प्लीज़ मेक श्योर ये रेशियो एनालिसिस वाला सवाल, फिर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तुम्हारे दिमाग में हो, तो क्या मतलब सेंस ऑफ कंटिन्यूटी फील होगी। अगर तुम भी वीडियो देखने के बाद थोड़ा आरटीपी घर पे जाके रिवाइज करो तो अगला वीडियो देखने में और मजा आएगा, जब तुम कंटिन्यूटी रखोगे तो। ठीक है, तो इसके लिए मैं लेवरेज एनालिसिस करा रहा हूँ एंड करवाऊंगा अगले 24 घंटे में। भाई मैं तुमको गारंटी देता हूँ, अगले 24 घंटे में नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे सामने होगी। ठीक है भाई, यस। तो अभी देखो लेवरेजेस वाला सवाल करते हैं, एंड देन विल वाइंड अप टुडे सेशन। 3 सवाल इसके बाद बचते हैं, बट करवा दूंगा, टेंशन मत लो, करवा दूंगा, भरोसा रखो भाई, करवा दूंगा। चलो अभी आते हैं हम लोग हमारे आज के आखिरी सवाल पे। बोलते हैं फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। 2 कंपनी के डेटा दिए हुए हैं,
तुम देखो क्या क्या डेटा है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, इनकम टैक्स रेट एंड सेल्स, इतना अपने को दिया हुआ है। ठीक है, और बोलता क्या है भाई, 3 चीज़ें बोली है। सबसे पहले बोलते हैं कि भाई इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो चलो इनकम स्टेटमेंट बनाना चालू करते हैं। अभी देखो इनकम स्टेटमेंट में हम लोग अपना फॉर्मेट मेंटेन करेंगे। सबसे पहले सेल्स, तो अगर मैं देखूँ ना कंपनी वाई की सेल्स यहाँ पे दी हुई है 1,45,000, कंपनी एक्स की सेल्स दी नहीं हुई है। अच्छा, अब ये डैश मतलब जीरो नहीं है भाई, ये तुमको निकालना है। ऐसा मत सोचना कि इसका डैश है मतलब ये जीरो है, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल में पता है क्या है, जहाँ पे भी तुमको निकालनी रहती है ना फिगर, वहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क करके देते हैं मॉड्यूल में और एग्जाम में, और जहाँ पे कुछ होता नहीं है ना वैल्यू, वहाँ पे जीरो देते हैं। तो ये मत बोलना ये निकालना है तुम्हें, इसका सेल्स निकाल लो, ये ऑपरेटिंग लेवरेज, इसका फिनेंशियल लेवरेज, इसका फिक्स कॉस्ट, सब मिसिंग फिगर्स है ये। ठीक है, तो देखो इसका कंपनी वाई का सेल्स तो 145 दिया हुआ है, कंपनी एक्स का सेल्स नहीं निकाला हुआ है, तो इसको अभी खाली छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं अभी खाली छोड़ रहा हूँ। इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट आता है वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट तुम देखोगे तो कंपनी वाई बोलता है 65% ऑफ सेल्स। ठीक है भाई, तो ये 145 का 65% निकालोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 94,250। इसी के अलावा कंपनी एक्स का तो भाई वेरिएबल कॉस्ट सामने से दिया हुआ है, तो ये 72,000 बिंदास इधर आ गया। तो इसका तो तुम देखो कि कंपनी एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ गया, सॉरी कंपनी एक्स का क्या, इसका तो अपने को सेल्स ही नहीं पता ना। हाँ, कंपनी वाई का तुम देखोगे कंट्रीब्यूशन ही सीधा सीधा आ गया, कंपनी एक्स का अभी कंट्रीब्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि अपन ने इसकी सेल निकाली नहीं है। इसी के अलावा अगला एलिमेंट आता है फिक्स्ड कॉस्ट। भाई एक कंपनी एक्स का दिया हुआ है, कंपनी वाई का नहीं दिया हुआ है, ये क्या भूलभुलैया खेल रहे हैं, ये लेवरेज में ना इंस्टीट्यूट भूलभुलैया ही खेलता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट देखो यहाँ पे 35,000 मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट तुम देखोगे तो इसका फिक्स्ड कॉस्ट मिसिंग है ना, कंपनी वाई का ही फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। हाँ, कंपनी वाई का नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डैश रखते हैं, तो फिर तुम्हारा ईबीआईटी निकल जाएगा। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस, वाह वाह, दोनों कंपनी का दिया हुआ है, एक का 12 एक का 6। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस एक का 12 एक का 6 ये मैंने लिख दिया, तो ईबीटी आ जाएगा। टैक्स रेट क्वेश्चन बोलता है कि दोनों कंपनीज 30% टैक्स स्लैब में गिरती है। ठीक है, 30% टैक्स स्लैब में गिरती है, तो ईएटी। अब सबसे पहले ना मैं तुमको पता है क्या बोलूँगा, लेवरेजेस को यूज़ करके जितना डेटा निकाल सकते हो उतना निकालो। जैसे तुम देखो हमने अब तक क्या क्या डेटा यूज़ किया है, जितना डेटा यूज़ किया है ना उस पर एक टिक मार देता हूँ वापस से। जैसे हमने ये वेरिएबल कॉस्ट ले लिया है, फिक्स कॉस्ट ले लिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ले लिया हुआ है, सेल्स कंसिडर कर लिया, इनकम टैक्स रेट। अभी तुम देखोगे तो सिर्फ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज बनाना बाकी है। सबसे पहले ना ऑपरेटिंग लेवरेज लो कंपनी वाई का और देखते हैं। अब ऑपरेटिंग लेवरेज पता है ना क्या होता है, इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, बराबर। अब तुम यहाँ पर देखोगे ना तो कंपनी वाई के लिए मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंपनी वाई के लिए मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंपनी वाई के लिए मेरे पास मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज है। तो क्या बैलेंसिंग फिगर कंपनी वाई का ईबीआईटी निकल जाएगा, और अगर कंपनी वाई का ईबीआईटी निकल गया तो इन दोनों के बीच का बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा। अरे बिल्कुल निकल जाएगा मेरे भाई। तो अब देखो कंपनी वाई का ये तो वेरिएबल कॉस्ट था, ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ ही निकल गया। ऑपरेटिंग लेवरेज हमारे पास 5:1 है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी को मैं कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट भी करके लिख सकता हूँ। कैसे आया ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, बराबर। तो ये यहाँ पे आ गया 5:1। अब मैं बोलता हूँ कि भाई अपने पास कॉन्ट्रीब्यूशन है, यस, अपने पास फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, तो मैं बोलता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट को एक्स मान लो। तो कंट्रीब्यूशन अपने पास ना 50,750 ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ले लिया, एंड ईबीआईटी मतलब कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, मतलब कह रहे हैं 50,750 माइनस एक्स, दैट इज माय फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, यस, तो फिक्स्ड कॉस्ट को एक्स माना है, ईबीआईटी अपने को कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, एंड ये मेरा 5:1। अब देखो ये पूरा फॉर्मूला एडजस्ट करोगे ना, एक्स का वैल्यू फिक्स कॉस्ट तुमको 40,600 अपने आप आ जाएगा। आई थिंक आई वॉज नॉट क्लियर दिस इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट ना हमने एक्स माना, अपने पास कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी था, एंड हमारा ईबीआईटी का एक फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हमने एक्स माना हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपने पास ऑलरेडी 50,750 आया है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो फिक्स कॉस्ट 40,600 आ गया। अभी 40,600 ये अपने को फिगर मिल गया, बराबर, यस। अब कंट्रीब्यूशन था
फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ गया, तो भाई सिंपली इसमें से ये माइनस करके 10,150 आ गया। अब अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ईबीटी आ गया। अब इसी पे 30% टैक्स निकालो वालो, तो ईएटी आ गया भाई। तो अपना कंपनी वाई का तो इनकम स्टेटमेंट पूरा सॉर्टेड हो गया, पूरा सॉर्टेड हो गया। ठीक है, अब कंपनी एक्स की बारी। अब कंपनी एक्स में अपने पास सेल्स मिसिंग है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो ये अपना जो है ऑपरेटिंग लेवरेज तो हमने यूज़ कर लिया। अब कंपनी एक्स का ना मेरे पास फाइनेंशियल लेवरेज दिया है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग्स बिफोर टैक्स। बहुत बढ़िया। तो अभी ईबीआईटी और ईबीटी का देखो कैसे आएगा। यस, तो अभी देखो ईबीआईटी अपने पास 16,000 ये नहीं आया है और ईबीटी नहीं आया है, बट अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। तो अगर मैं ईबीआईटी को यहाँ पे एक्स मानूँ तो ईबीटी कहना है इसे, ये एक्स माइनस 12,000 जो है, जो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है, सॉरी नॉट 16 12, तो ईबीटी क्या हो जाएगा मेरा? एक्स माइनस 16,000, तो सॉरी एक्स माइनस 12,000। तो ईबीआईटी को एक्स मानो, एक्स माइनस 12,000 और ये 4:1 दिया हुआ है, तो ईबीआईटी 16,000 आ गया। बढ़िया। अब 16,000 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईबीआईटी। सिंपल सी बात है। अब हमारे पास समझना, ये 16,000 अपने पास ईबीआईटी, सॉरी हाँ, ये 16,000 अपने पास ईबीआईटी आया, और इसमें से अगर मैं 12,000 माइनस करूँ, अगर इसमें से मैं 12,000 माइनस करूँ तो ईबीटी आ जाएगा, और इसमें से 30% टैक्स माइनस करूँ तो 2,800 आ जाएगा। अब समझना, फिक्स्ड कॉस्ट इस केस में अपन को ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये 16,000 का रिवर्स कैलकुलेशन करते वक्त में 16,000 में 35,000 मिला दूँ तो कॉन्ट्रीब्यूशन 51 आ जाएगा, और इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो फाइनली मेरा सेल्स भी आ जाएगा 1,23,000। बहुत ही बढ़िया, इनकम स्टेटमेंट बन गया। एग्जैक्टली 1 आवर एंड 30 सेकेंड हुआ है, एग्जैक्टली 1 घंटा हुआ है। अच्छा, आपको ये दिखा नहीं? अच्छा, मैं पीडीएफ शेयर करवा दूंगा, डोंट वरी। एक बार ये भी देख लेते हैं। हाँ, तो भाई एग्जैक्टली है ना 1 आवर एंड 1 मिनट होने आ रहा है। 2 मिनट और रुक जाओ भाई, 2 मिनट और रुक जाओ, अपना आज का काम खत्म करके ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी दो बहुत छोटी छोटी चीज़ है, मेरे को 2 मिनट ही लगेंगे और समझाने के लिए। रह लो ना भाई, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकालो। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पता है, एक शॉर्टकट बताता हूँ, तुम्हारा जो पीवी रेशियो है ना, पीवी रेशियो, उसके हिसाब से निकलेगा ये। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स देखो कैसे आएगा। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। मुझे एक बात बताओ, हमारी जो टोटल सेल्स होती है उसका 2 हिस्सा होता है, एक तो बीपी सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। हमारे पास टोटल सेल्स अभी इनकम स्टेटमेंट से दोनों कंपनी की निकल गई। अगर मैं बीपी सेल्स निकाल दूँ तो इस टोटल सेल्स में से ये माइनस करके एमओएस सेल्स निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अब देखो, बीपी सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, बराबर। और पीवी रेशियो क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो सबसे पहले मैं दोनों कंपनी का पीवी रेशियो निकालता हूँ। तो कंपनी एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 51,000, उसका सेल था 123, तो पीवी रेशियो ऑफ कंपनी एक्स कितना निकला? 41.46%। ठीक है, और एक और चीज़, पीवी रेशियो का ना एक और फॉर्मूला है, कहने से इट इज़ 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ना अपने को यहाँ पे 65% दिया हुआ था क्वेश्चन में वे कंपनी वाई के लिए, तो पीवी रेशियो इसका बैलेंसिंग फिगर 35% निकल गया। बहुत ही बढ़िया। अब बीपी सेल्स निकाल लो, तो दोनों कंपनी के अपने पास फिक्स कॉस्ट है, दोनों कंपनी के पीवी रेशियो अपन ने अभी निकाले, तो बीपी सेल्स निकल गया। अब हमको ना क्वेश्चन पूछता है कि परसेंटेज निकालो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना, तो कहने से इट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैसे निकलेगा? मैंने बोला ना, टोटल सेल्स में से बीपी सेल्स उड़ा दो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आएगा। तो यहाँ पर वही किया है मैंने न्यूमरेटर में, कंपनी एक्स की टोटल सेल माइनस कंपनी एक्स की बीपी सेल डिवाइडेड बाय कंपनी एक्स की टोटल सेल इंटू 100। तो ये कंपनी एक्स का एमओएस सेल का परसेंटेज आता है 31.37, और इसी तरह से जब मैं कंपनी वाई में करता हूँ तो इसका आंसर आता है 20%। और एक आखिरी सोल्यूशन चीज बोलता है कि भाई परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालो दोनों कंपनीज का, अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स है 25%। इधर आओ, इसके लिए ना इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन ही काफ़ी है। हाँ जी, ये रहा। अभी समझने का ट्राई करना। कंबाइंड लेवरेज सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यहीं से देख लो, तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी इज योर कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने कंपनी एक्स का डाला, कंपनी वाई का डाला, तो इंस्टीट्यूट को यहाँ पर कंबाइंड लेवरेज निकला
12.75 और 12.23। अभी तुमको पता है लेवरेज का एक और फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और व्हेन इट कम्स टू कंबाइंड लेवरेज तुम्हारा ईपीएस डिपेंडेंट होता है तुम्हारे सेल्स पे, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर 318.75% आएगा, और कंपनी वाई के केस में तुम्हारा 305.75% ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। सो विद दिस भाई आई एम फाइनली एंडिंग माई सेशन फॉर टुडे। अभी बहुत ज़्यादा लंबाना नहीं है वरना भाई बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। 1 घंटे एक 60 मिनट्स के सेशन रखते बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्टडिंग। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में जहाँ पर इस आरटीपी को फिनिश कर लेंगे। चलो भाई, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।